स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज से हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के सभी चैप्टर्स को डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हमने पोषण एवं स्वास्थ्य के सभी चैप्टर्स को डिटेल में समझा था, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखे थे। तो इसी प्रकार हम इस यूनिट में भी शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के सभी चैप्टर्स को पहले डिटेल में समझेंगे और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के शिशु की प्रारंभिक देखभाल के सभी चैप्टर्स का सिलेबस एक बार देख लेंगे। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वह है बाल विकास का परिचय, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास और 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। इसके बाद इसी के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर रहेगा वह है शाला पूर्व शिक्षा परिचय। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणी और स्तर, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य का विकास। इसके बाद इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसमें पढ़ेंगे उनकी पहचान, सुविधाएं, संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम। और फिर इसी यूनिट में जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा वह है बाल देखभाल एवं संरक्षण, जिसमें हम देखेंगे बच्चों की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा बच्चे, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना। तो इस यूनिट के अंतर्गत इन सभी चैप्टर्स को डिटेल में समझेंगे। आप चाहें तो इन सभी चैप्टर्स को एक बार अपनी कॉपी में लिख लें। इससे पहले अगर आपने पोषण एवं स्वास्थ्य की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। उसको हमने जिसमें सभी 6 चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ा है और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ ही सभी यूनिट्स की आपको रिवीजन क्लास चैनल पर मिल जाएंगी। जिस प्रकार हमने पोषण एवं स्वास्थ्य की रिवीजन क्लास चैनल पर अपलोड की, इसी प्रकार हम इसकी भी पहले चैप्टर वाइज इसको पढ़ेंगे, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उसकी रिवीजन क्लास पढ़ेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाल विकास का परिचय। तो बाल विकास के परिचय में हम सबसे पहले देखेंगे विकास की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की अवधारणा के सबसे पहले हम जानते हैं विकास क्या होता है। तो विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि ही नहीं बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन शामिल रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में देखे जा सकते हैं। विकास एक कैसा है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल है, जो कैसा है जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। और विकास शारीरिक वृद्धि की ओर क्या करता है, संकेत करता है। तो ये क्या है कि सभी प्रकार के, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन शामिल रहते हैं, जो व्यक्ति एक मनुष्य में गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है। तो शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहा जाता है। तो इसी में हम देखेंगे कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। तो शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहा जाता है, जबकि मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाती है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी होती है, जो दिखाई देती है कि शारीरिक संरचना या आकार में व्यक्ति के बढ़ोतरी हो रही है, वह वृद्धि कहलाती है। और जो मानसिक, सामाजिक या भावात्मक और बौद्धिक पक्षों में
वृद्धि होती है वह विकास कहलाती है। तो यह इन दोनों में अंतर है, विकास और वृद्धि में। अगर हम बात करें विकास की, तो विकास की प्रक्रिया होती है जो वो उसमें होने वाले परिवर्तन होते हैं वह वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों या वातावरण दोनों का ही परिणाम होते हैं। जो विकास की प्रक्रिया वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम होता है, और विकास की प्रक्रिया में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तनों को हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो अन्य दिशाओं में परिवर्तन होंगे उनको समझने में थोड़ा समय लग सकता है। जैसे अगर हम देखें कि विकास के रूप क्या होते हैं, तो विकास आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति की साइज में कैसे चेंजेस मिलते हैं, तो उसकी आयु या वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि उसके अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, पुरानी को रूपरेखा में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, नए गुणों की प्राप्ति होती है। तो ये सब विकास की प्रक्रिया है। इसके बाद हम देखेंगे विकास और वृद्धि का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकास और वृद्धि दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उनके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तौला जा सकता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। हरलॉक के विचारों के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। तो यह हरलॉक का विचार था कि विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक एक क्रम में चलती है और प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। आप ऐसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, तो यह बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उसके जो रूप में परिवर्तन आता है वह विकास को दर्शाता है। तो यह इन दोनों में अंतर है। इस प्रकार क्या होता है कि विकास में जो अभिवृद्धि का भाव निहित रहता है देखने में दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन इनका कुछ अंतर है। तो इस अंतर को देखेंगे, वृद्धि और विकास के अंतर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि को। तो वृद्धि का जो स्वरूप है वह बाह्य होता है और विकास का स्वरूप कैसा होता है, विकास आंतरिक होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है और विकास कैसा होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है और विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। वृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। वृद्धि दिशाहीन होती है, जबकि विकास निश्चित दिशा में होता है। वृद्धि में कोई लक्ष्य नहीं होता और विकास में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। वृद्धि सीधे मापी जा सकती है, जबकि विकास सीधा मापना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार वृद्धि और विकास के जो अंतर हमने देखे हैं, इससे आप समझ गए होंगे कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत। प्रत्येक बच्चे के विकास में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्था में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है। जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं वह अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिखाई हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे कि जो रास है, उन्होंने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। और हरलॉक के द्वारा किए गए वर्गीकरण में विकास की अवस्थाएं उन्होंने 11 बताई हैं, जिसमें उन्होंने गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयसंधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग वर्गीकरण किया है विकास की अवस्थाओं के लिए, लेकिन हम अध्ययन की दृष्टि से विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे।
तो हम अध्ययन की दृष्टि से विकास की अवस्थाएं देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गर्भावस्था, जो कि गर्भ से जन्म तक होती है, गर्भधारण से जन्म तक। शैशवावस्था, जो कि 0 से 5 वर्ष होती है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक मानी गई। इसके बाद प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर, और इसके बाद वृद्धावस्था। तो इन सभी अवस्थाओं को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या होता है? गर्भावस्था 9 माह या लगभग 280 दिन तक रहती है। इस अवस्था को गर्भधारण से शिशु जन्म तक की अवस्था को माना जाता है। गर्भावस्था में विकास की गति तीव्र होती है। शरीर के सभी अंगों की आकृति का निर्माण इसी काल में होता है। गर्भावस्था का विकास माँ के खानपान से अधिक प्रभावित होता है। अगर हम बात करें गर्भावस्था की, तो गर्भावस्था को 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था आएगी। तो आइए अब हम समझते हैं इन तीनों अवस्थाओं को डिटेल में। तो सबसे पहले है डिंबावस्था, जो कि गर्भधारण से 2 सप्ताह तक रहती है और इसका आकार एक अंडे के समान होता है। गर्भनाल के द्वारा मां की रुधिर प्रभाव में डिंब अपना आहार प्राप्त करता है। जो दूसरी अवस्था है वह है पिंडावस्था। यह अवस्था तीसरे सप्ताह से दूसरे माह के अंत तक रहती है। इस अवस्था में जो गर्भ रहता है वह पिंड मानव आकृति धारण कर लेता है और इसमें विकास की गति तीव्र होती है। 6 सप्ताह का गर्भ होने पर उसमें हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। स्नायु मंडल, ज्ञान तंतु, त्वचा ग्रंथियां, बाल, फेफड़ा, जिगर, श्वास नलिका आदि का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में गर्भनाल में फैलाव आता है। तो याद रखिए कि जो पिंडावस्था है, 6 सप्ताह पूरे होने पर उसमें हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी अवस्था है जिसमें 6 सप्ताह पूरे होने पर दिल की धड़कन प्रारंभ हो जाती है? तो वह पिंडावस्था है। और पिंडावस्था में ही स्नायु मंडल, ज्ञान तंतु, त्वचा, ग्रंथियां, बाल, फेफड़ा, जिगर, श्वास नली आदि का निर्माण हो जाता है। इसके बाद है भ्रूणावस्था, जो कि 3 माह से 9 माह तक रहती है और इस अवस्था में किसी नवीन अंग का विकास नहीं होता, बल्कि जो पिंडावस्था में निर्मित अंगों का निर्माण होता है। तो जो पिंडावस्था में निर्मित अंग हुए थे उन्हीं का विकास होता है भ्रूणावस्था में, जो कि 3 माह से 9 माह तक रहती है। इसके अलावा जो 3 माह का शिशु होता है उसमें स्वाद ग्रंथियों का विकास होता है, जिसके अंतर्गत उसमें मुख, नाक, कान और गले का इंद्रियों का विकास होता है। इसके बाद जो अगली अवस्था वह है शैशवावस्था। तो इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। याद रखिए कि फ्राइड के अनुसार मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। इस अवस्था में बालक परिपक्व हो जाता है तथा दूसरों पर पूर्णतः निर्भर रहता है। शैशवावस्था की विशेषताएं देखेंगे तो शारीरिक विकास की तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता रहती है, आत्म प्रेम की भावना रहती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति रहती है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता रहती है, दूसरों पर निर्भरता, सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास होता है, संवेगों का प्रदर्शन। तो ये शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, जिसमें बालक के शारीरिक विकास की तीव्रता रहती है, सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता रहती है, आत्म प्रेम की भावना रहती है, अनुकरण दूसरों को देखकर सीखने की प्रवृत्ति रहती है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता रहती है और शैशवावस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। इसी में सामाजिक भावना का तीव्र विकास होता है और संवेगों का प्रदर्शन भी होता है। तो ये शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे बाल्यावस्था। तो यह अवस्था
5 से 12 वर्ष की अवधि तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं, इसीलिए विकास की दृष्टि से इस अवस्था को एक जटिल अवस्था माना गया है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना गया है। इस अवस्था में सामाजिक तथा नैतिकता का अधिकतम विकास हो जाता है। बालक आत्मनिर्भर होने के साथ साथ परिपक्व भी होता है, जिससे क्या होता है, उसमें उचित अनुचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। इसी अवस्था में, बाल्यावस्था में ही मित्र बनाने की इच्छा भी प्रबल होती है। इसके साथ साथ ही उसमें क्या, बालक में आपस में सहयोग, प्रेम, सहानुभूति का भाव भी विकसित होता है और बाल्यावस्था में बहुत प्रकार की रुचियां भी विकसित होती हैं। इसके बाद बाल्यावस्था की हम विशेषताएं देखेंगे। तो बाल्यावस्था की विशेषताओं में है मानसिक योग्यता में वृद्धि, वास्तविक जगत से संबंध, नैतिक गुणों का विकास, सामूहिक खेलों में रुचि, जिज्ञासा की प्रबलता, सामाजिक गुणों का विकास, बहिर्मुखी व्यक्ति का विकास, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। तो ये सभी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। इसके बाद है किशोर अवस्था। यह अवस्था जीवन का संधि काल है। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा है, पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। तो जो पूर्व किशोर अवस्था है वह 13 से 16 वर्ष है और उत्तर किशोर अवस्था 17 से 21 वर्ष मानी गई है। किशोर अवस्था की विशेषताएं देखेंगे तो जिसमें शारीरिक परिवर्तन, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता, मानसिक विकास, स्थिरता व समायोजन का अभाव, काम शक्ति की परिपक्वता, ईश्वर व धर्म में विश्वास। तो ये किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं। और इसके अलावा किशोर अवस्था को तूफान, संघर्ष और तनाव का काल भी कहा जाता है और यह जीवन की सबसे कठिन काल भी माना जाता है। यह बालक का स्वर्ण काल भी है और जीवन के बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं किशोर अवस्था में, जिसमें उनके शारीरिक परिवर्तन और व्यक्तिगत घनिष्ठता मतलब मित्र बनाने की भावना, और इसके अलावा मानसिक विकास भी तेजी से होता है किशोर अवस्था में। काम शक्ति की भी भावना जागृत होती है। इसके अलावा विषम लैंगिक आकर्षण भी इसी अवस्था में होता है। तो यह थी हमारी किशोर अवस्था। इसके बाद हम देखेंगे प्रौढ़ावस्था। तो किशोर अवस्था के पश्चात 21 से 40 वर्षों की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। यह अवस्था व्यवहारिक जीवन की भी अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसे अनेक समस्याएं सामने आती हैं। इसके साथ ही उसे अलग अलग प्रकार के उत्तरदायित्व को भी निभाना पड़ता है। सबसे अधिक विकास अगर कहा जाए तो प्रौढ़ावस्था में ही होता है। इसके बाद हम देखेंगे वृद्धावस्था। यह अवस्था बाल्यावस्था की तरह अत्यधिक संवेदनशील मानी जाती है। शारीरिक क्षमताएं कम होने लगती हैं, स्मरण शक्ति कमजोर, निर्णय की क्षमता में कमी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वृद्धावस्था में समायोजन का भी अभाव रहता है। उत्तरदायित्व समाप्त होने के बाद व्यक्ति इस अवस्था में आध्यात्मिक चिंतन की ओर झुकता है। तो इस अवस्था में बच्चों की तरह जिद, चिड़चिड़ापन के कारण परिवार से समायोजन नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ ही इस अवस्था में शारीरिक क्षमताएं भी कम होती दिखाई देती हैं। तो यह थी हमारी सारी अवस्थाएं, जिसमें हमने गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को डिटेल में समझा। इसके साथ हम इसी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे।
जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिए कि विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक भी होते हैं। विकास परिपक्वता तथा परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक तथा विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। मानव का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, वह है मस्तिष्काधोमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम। जो मस्तिष्काधोमुखी विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। इसके बाद है भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ और निचले भाग का विकास होता है। तो याद रखिए, जो भ्रूणावस्था है उसमें सबसे पहले सिर का विकास हो जाता है, उसके बाद बाकी हिस्सों का विकास होता है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती है। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शारीरिक, मानसिक विकास में सहायक होता है। तो बालक के लिए पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। संतुलित और पौष्टिक भोजन से उसके शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है। विकास के क्रम में किशोर अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। गर्भ में बालक को विकास होने में 280 दिन लगते हैं। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। तो ये सभी हमने महत्वपूर्ण तथ्य देखे इस चैप्टर से संबंधित। इसके बाद अगली क्लास में हम बाल विकास के सिद्धांतों को डिटेल में समझेंगे और वंशानुक्रम एवं वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव, इसको डिटेल में समझेंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।